लाहौर के दोपहर में बेन डकेट ने रिकॉर्ड्स की लड़ी सी लगा दी थी, पर शाम आते जॉश इंग्लिस इंग्लैंड पर डकैती कर गए। ऑस्ट्रेलिया ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी सफर की शुरुआत एक शानदार जीत के साथ की है। 352 रन का लक्ष्य इवेंचुअली काफी आसानी से पार कर दिया और इंग्लैंड को हरा दिया। ESPN क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में आपका स्वागत है। मैच का रिव्यू करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुंबले। अनिल सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए, प्लेजर एज ऑलवेज। काफी पहलू हैं इस मैच के, उन पर आएंगे, पर सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया। आपकी पेस तिकड़ी आपके पास नहीं है, आपके दो प्रमुख बल्लेबाज बिना कोई खास कंट्रीब्यूशन के वापस चले जाते हैं और फिर भी 350 का लक्ष्य आप आसानी से चेस कर जाते हैं। क्या है ये टीम? नहीं, बहुत बढ़िया खेले हैं ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जैसे आपने बताया टॉस जीत के फील्डिंग ली, क्योंकि हाँ जरूर ड्यू था और पिच बहुत बढ़िया था, लेकिन उनकी काबिलियत बैटिंग में है। क्योंकि अगर आपकी 3 मेन फास्ट बॉलर नहीं है इस टूर्नामेंट के लिए, तो आपको बैटिंग पे भरोसा करना पड़ेगा। और जैसे आपने बताया, 2 दिग्गज बैट्समैन जो हम सब सोचे थे कि ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ बहुत अहमियत रहेंगे इस रन चेस में, लेकिन दोनों जल्दी आउट हो गए। उसके बिना बावजूद जॉश इंग्लिस और एलेक्स कैरी, लबुशेन, फिर बाद में ग्लेन मैक्सवेल, इनकी सबकी साझेदारी रही। मैथ्यू शॉट का भी बहुत बढ़िया बल्लेबाजी था शुरुआत में। तो मुझे लगता है कि ये कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा रहेगा ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ऐसे अगर आप पहले मैच में खेलेंगे 350 की एक लक्ष्य आप आसानी के साथ चेस कर लेंगे, तो फिर आपकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रहेगा शुरुआत में। अगर चैंपियंस ट्रॉफी, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जरूर, जैसे भी आईसीसी टूर्नामेंट में आया है, तो फिर वो लोग सोचते हैं कि फाइनल पहुंचना है। जी हाँ, टूर्नामेंट में घुसे थे ये सोचते हुए कि ये तो काफ़ी मेकशिफ्ट टीम है। एक मैच के बाद ऑलरेडी वापसी कर दी है अपने फेवरेट्स वाले मैंटल पर। शुरुआत तो जॉश इंग्लिस से ही करनी होगी। अनिल सर, क्या कहें इस पारी के बारे में? एक खिलाड़ी जिसने 25 ओडीआई पारियों में इसके पहले कभी 65 का स्कोर पार नहीं किया था। एक खिलाड़ी जो इंग्लैंड के ही थे ओरिजिनली, शायद अब तक इंग्लैंड का पासपोर्ट होल्ड करते हैं, लेकिन 86 गेंदों में 120 नाबाद। क्या पारी थी! नहीं, बहुत बढ़िया खेले, क्योंकि जब वो आए थे आसान नहीं था। रन, काफी रन चाहिए था ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, लेकिन जैसे उनका बॉडी लैंग्वेज था और जैसे उनकी वो जो बिजी नेचर था खेलने का, स्पिनर्स को भी फास्ट बॉलर्स को भी, और दबाव कभी नहीं लगा कि ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, क्योंकि रन रेट बिल्कुल होल्ड में था, क्योंकि 7 से ज्यादा गए नहीं रन रेट। और हर जगह खेले, सीधी भी खेले और वो रिवर्स जो लैप करते हैं फास्ट बॉलर को, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने सिचुएशन को समझा, बॉलर क्या करेंगे उसको भी समझा। क्योंकि जब जोफ्रा आर्चर डाल रहे थे छोटी गेंद पे, वो एक स्क्वेले के ऊपर मारे थे, और अगले बॉल उनको पता था कि ये स्लोअर बॉल होगा, स्लोअर बॉल डालते ही वो रिवर्स लैप मारे। तो ये बहुत काबिलियत थी, और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक पार्टनरशिप के बाद 100 के बाद आउट हो गए, बिल्कुल लास्ट तक खेले और ही टुक हिज टीम होम। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव फॉर जॉश इंग्लिश। जी हाँ, और जो मैच टर्निंग साझेदारी थी वो थी एलेक्स कैरी के साथ जॉश इंग्लिस की, क्योंकि 136 पर 4 हो चुके थे ऑस्ट्रेलिया। उस विकेट के बाद सिर्फ ग्लेन मैक्सवेल थे स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में, और एलेक्स कैरी जिन्होंने पहले दोपहर में बिना ग्लव्स के जितने कैच लपके हैं, जिस तरीके से लपके हैं, वो कॉन्फिडेंस क्लियरली उनके बल्लेबाजी में भी झलक रहा था। नहीं, वो पार्टनरशिप था जो बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रहा, और इंग्लैंड को वापस आने का ही मौका नहीं मिला। क्योंकि जैसे मैंने बताया जॉश इंग्लिस के बारे में, एलेक्स कैरी भी उसी क्षमता में बल्लेबाजी की, और बिल्कुल मौका ही नहीं दिया इंग्लैंड बॉलर्स को वापस आने का। और वो साझेदारी, मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जीत उसी में आई। क्योंकि अगर वहां पे एक और आउट हो जाते, तो मैक्सवेल अगर जल्दी आना हो, 100-150 रन जब चाहिए होता है, और जब मैक्सवेल आते हैं तो
कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप मैक्सवेल को, क्योंकि पहले बॉल में ही वो छक्का मारना चाहेंगे और आउट भी हो सकते हैं, या जैसे उन्होंने आज खेले लास्ट में वो भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो साझेदारी एलेक्स कैरी और जॉश इंग्लिश की थी, वो मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए। साझेदारियों की बात कर ही रहे हैं तो वो जो तीसरी विकेट साझेदारी थी वो भी बेहद कीमती, क्योंकि 27 पर 2 हेड और स्मिथ वापस जा चुके हैं। उस समय जो मैथ्यू शॉट और मार्नस लाबुशेन का पार्टनरशिप था वो भी काफ़ी अहम। बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब आप 350 चेस कर रहे हो, आपको साझेदारी का बहुत महत्वपूर्ण रहना ही है, क्योंकि पार्टनरशिप्स जो भी आते हैं लंबा खेलना चाहता है, जरूरी है। और ये नहीं कि आप सिर्फ टाइम ले, क्योंकि जब आप देखें मानस लबुशेन भी मोर देन रन अ बॉल, उनका स्ट्राइक रेट पहले 30 रन सिर्फ 15 या 18 बॉल में आया था। तो ही नेवर लेट इंग्लैंड पुट प्रेशर ऑन ऑस्ट्रेलिया, वो कभी नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण था। जब आप इतने बड़े रन्स करना हो, तो अगर आप 5-6 ओवर ऐसे ही स्लो खेल लेते हैं तो फिर दबाव आपके ऊपर आ जाता है। तो कोई भी मार्नस, एलेक्स कैरी, जॉश इंग्लिश और बाद में मैक्सवेल, किसी ने नहीं छोड़ा कि इंग्लैंड को वापसी करने का एक मौका ही नहीं दिया। जी हाँ, 7 में से 5 बल्लेबाजों का योगदान और उसका नतीजा ये कि जो पहली पारी में एक वन मैन एफर्ट जो बेन डकेट ने दिखाई थी, वो भी बेहद ख़ास पारी, 165 रन ऑलमोस्ट पूरी पारी खेल गए। बुरा तो लगेगा बेन डकेट के लिए। नहीं, वो बहुत बढ़िया खेले थे, क्योंकि अगर आप इंग्लैंड की जैसे वर्ल्ड कप में हुआ था, भारत में जो हुआ था 50 ओवर का, वहां से लेके अब तक उनका बैटिंग का काफी मुश्किलें रही हैं और एक सीरीज भी नहीं जीते हैं। तो यहाँ पे जब वो पहली बल्लेबाजी की, उनका एक ही मकसद था कि 50 ओवर पूरा खेले, एक बल्लेबाज लंबा खेले, और बेन डकेट रिस्ट्रिक्टिव खेले, थोड़ा वो कंट्रोल में रहे। ऐसा नहीं कि जब हम देखे थे टेस्ट मैच में भी, जब भारत के साथ उन्होंने बहुत बढ़िया पारी खेली थी वो हैदराबाद में, शुरू में ही वो स्वीप और रिवर्स स्वीप सब खेल रहे थे वहां पे टेस्ट मैच में, लेकिन यहाँ पे पहला रिवर्स स्वीप उनका आया 100 होने के बाद। तो ये कंट्रोल और ये मैच्योरिटी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फॉर इंग्लैंड इट वाज ऑन अ लूजिंग कॉज। तो मैच के अंत में जब हम असेस करें अनिल, बेन डकेट और जो रूट के बाद ज़्यादा योगदान नहीं आए, जिसके वजह से इंग्लैंड जो एक समय लगा था कि हो सकता है 370-75 पहुंच सके, 351 पर रुके। क्या वो ज़्यादा भारी पड़ा या जो उनकी बॉलिंग अटैक, खास तौर से पेस डिपार्टमेंट जो एक तरीके से वन डिमेंशनल थी? दोनों। मुझे लगता है कि जब आपके पास एक इतना बढ़िया व्हाइट बॉल प्लेयर हो जो कप्तान है जॉस बटलर, अगर वो 40 ओवर के बाद आएंगे या उसके आसपास आएंगे, तो फिर अपोजिशन के लिए ये बेहतर ही होगा। तो मुझे लगता है कि इंग्लैंड अगले मैचेस में ये सोचना चाहिए कि जॉस बटलर कहाँ पे खेलेंगे। जरूर आप बैटिंग लिस्ट में नंबर 6 पे उनके नाम आए हों, लेकिन जब शुरुआत अच्छी रहती है या शुरुआत जैसे रहा, जो रूट जब आउट हुए, तब मुझे लगता है कि जॉस बटलर आना चाहिए था। अगर आप सोचें कि स्मिथ को नंबर 3 खिलाएं, तो फिर अगर पहला 3 खिलाड़ी 25 ओवर खेल लेते हैं, तो फिर जॉस बटलर आना चाहिए। उनको एटलीस्ट 25 या उसके आसपास ओवर जरूरत है। मुझे लगता है वो गलती हुआ। और जब कप्तानी की बात करें, तो वो मिक्स जो हम स्टीव स्मिथ के कप्तानी में देखे, स्पिनर्स को लाना, वो फिफ्थ बॉलर को जैसे वो बदलते वेरी क्विकली, दे वर चेंजिंग दोस, सेटल होने नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे बटलर, मुझे लगता है वो आदिल रशीद को शायद एक आध ओवर फर्स्ट स्पेल में ही ज्यादा दे सकते थे, क्योंकि तभी आए थे जॉश इंग्लिश और एलेक्स कैरी का वो पार्टनरशिप हो रहा था। तो अगर वहां पे आदिल रशीद एक और विकेट ले लेते, तो फिर शायद इंग्लैंड जीत जाता है। और जैसा आपने कहा, स्टीवन स्मिथ ने अपने गेंदबाजों का अलग उपयोग किया,
इस मैच के पहले हम काफ़ी कुछ सोच सकते थे कि अच्छा ये हो सकता है, लाहौर है, रन बनते हैं तो शायद 300 साढ़े 300 रन बन सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का अनुमान कोई नहीं लगा सकता था कि ऑस्ट्रेलिया के डेथ बॉलर मार्नस लाबुशेन होंगे। नहीं, वो तो हैरान था मैं, क्योंकि मुझे लगा कि शायद स्पेंसर जॉनसन डालेंगे, लेकिन शायद उनको कुछ निगल होगा, इसलिए मानस लबुशेन को लेके आए। लेकिन उन्होंने अच्छा डाले लास्ट ओवर, भले ही 18 रन दिए हो, लेकिन मानस कंट्रीब्यूट किए बॉलिंग पे, और बैटिंग में तो बहुत बढ़िया खेले। तो मैं तो नहीं सोचा था कि मानस लबुशेन 50वीं ओवर डालेंगे। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा, प्रैक्टिस जब किए होंगे तो एक आध ओवर शायद वो डालेंगे मैच में, लेकिन जरूर उन्होंने नहीं सोचा होगा कि वो डेथ बॉलिंग डालेंगे। चलिए, इस मैच की कहानी यहीं पर छोड़ते हैं। शुक्रिया अनिल कुंबले आपके वक्त के लिए। एक राइवलरी तो बेहतरीन रही, अब रविवार की राइवलरी हमें क्या किस्सा दिखलाती है उसका इंतज़ार आपको, हमें, हम सबको रहेगा। फिलहाल हमारी तरफ से ESPN क्रिक इन्फो मैच डे हिंदी पर इतना ही।